आज का हम लोग का टॉपिक होगा अध्याय 13, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ विभिन्न परिभाषित कुछ शब्दों को जानते हैं। सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़े हैं आप, वह 2D आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं। हम लोग 12 अध्याय में या फिर उससे पहले जो भी पढ़े हैं कुछ क्षेत्रफल परिमाप निकालने के लिए, वे द्विविमीय आकृतियों में 2 डायमेंशनल आकृतियों में आप सीखे हैं क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। लेकिन अध्याय 13 में हम लोग पढ़ेंगे 3D आकृति, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि त्रिविमीय आकृति या 3 डायमेंशनल आकृति किसे कहते हैं। तो द्विविमीय और त्रिविमीय, देखिए वैसी आकृति जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए अगर आपको 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ी है। अक्ष क्या है? जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, यही आपके अक्ष है। तो कहते हैं कि अगर वैसी आकृति जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें मात्र 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे 2D आकृति कहते हैं। हम सच पूछे तो आपको बता दें कि वैसी आकृति जिसमें 2 ही चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई, और नहीं तो कोई माने लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई या ऊंचाई, कोई 2 ही होगी, उसी को हम लोग 2D आकृति कहते हैं। जैसे आपका हमारा जो ये बोर्ड है, ये बिल्कुल 2D आकृति है। बोर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए, इसको आपको व्यक्त करने के लिए एक लंबाई की तरफ से अक्ष चाहिए और दूसरी चौड़ाई की तरफ से अक्ष चाहिए। तो ये एक 2D आकृति है। आपके जो कागज के जो पन्ने होते हैं, पन्ना पेज, वो भी 2D आकृति है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही होते हैं। अगर आप खेत के लिए बात करते हैं, जमीन के टुकड़ा कोई हो, वो भी 2D आकृति है। अगर आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके त्रिभुजाकार है तो उसमें भी एक नीचे से आधार और उसमें ऊंचाई की मतलब नहीं होती है। तो ये आपका 2D आकृति है। और 3D आकृति में क्या होते हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है। हालांकि अभी तक आप लोग 10th क्लास तक तो एक्स वाई वाई 2 ही अक्ष पढ़े हैं। आगे की क्लासों में जाएंगे तो इसमें 3 एक जेड एक्सिस भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, तो आपका 3D आकृति होती है। या फिर आप 3D आकृति को ऐसे 10th क्लास तक कह सकते हैं कि वैसी आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी शामिल होती है, वो 3D आकृति कहलाती है। तो वैसी आकृतियां जिसमें, है ना, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों साथ होती है, ऊंचाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3D आकृति कहते हैं या 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। अब सुन लीजिए, तो आप अपने से निकालना शुरू कीजिए कौन कौन सी आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो सबसे पहले आपको आ जाते हैं घन, है ना। घन को आप देखेंगे वह एक 3D आकृति है। नहीं, घन को चेक कीजिए ना। घन मतलब क्या? आप एक लूडो का गोटी देखे हैं जो चौकोर वाला होता है, गोल वाला नहीं, चौकोर वाले, वो एक त्रिविमीय आकृति है। चित्र आपको घन को बना के दिखा देते हैं, देखिए इस तरह की होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें तीनों का तीनों होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और यह ऊंचाई, इसमें 3 शामिल होते हैं। तो ये त्रिविमीय आकृति हो गया। इसी तरह से घनाभ, घनाभ आप देखे होंगे ईंट घनाभ का उदाहरण है। जो ईंट है वो घनाभ जैसे होते हैं। या फिर बक्सा, ये भी घनाभ जैसे होते हैं। तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ये भी 3D आकृति है। इसके बाद में बेलन, बेलन आप देखे हैं, तो आपका हमारा जो ये मार्कर है बेलन हो जाएगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल इस तरह का पाइप हो, ऊपर वृत्ताकार हो, नीचे भी वृत्ताकार क्षेत्र हो, ये वाला हटा दीजिए। तो ये बेलन जो है ये भी एक 3D आकृति है, क्योंकि लंबाई के अनुदिश भी है, चौड़ाई के अनुदिश भी और ऊंचाई के अनुदिश भी। तो ये बेलन हो जाएंगे। चौथे शंकु, शंकु तो आप जानते ही होंगे किस तरह से, ये इस तरह के जो क्या
जन्मदिन के पार्टी में लिए जाते हैं, या फिर क्रिसमस डे पर इस तरह का टोपी जो मिलता है, वो एक शंकु है, त्रिभुज नहीं है, बिल्कुल ये शंकु है। इसमें भी देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप घन घनाभ शंकु हो गए, बेलन हो गया, और आपको एक इसमें और चीज पढ़नी है जिसका नाम है छीनक, ठीक है। छीनक, थोड़ा सा इस शब्द को आपको नया नया शब्द मिले होंगे, हम आएंगे परिभाषा लिखेंगे इसको जब लेसन आपको लेकर आएंगे। इसके बाद में गोला, गोला भी 3D आकृति है। गोला देख रहे हैं, वृत्त और गोला दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप वृत्त को एक पेज पर बना सकते हैं, पन्ना पर। गोला मतलब आप गेंद है ना, गोलाकार जो गेंद देख रहे हैं वो गोला का एग्जाम्पल है। तो गोला में देखते हैं गेंद में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब ऊंचाई भी उसमें शामिल होनी चाहिए, वो आपकी 3D आकृति है। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब क्या, गोला का ही आधा काट दिया गया है, जैसे कटोरा हो गया, गोलाकार कटोरा बिल्कुल अर्धगोला हो उसे कहेंगे। तो ये अर्धगोला का उदाहरण हो गया। तो अर्धगोला भी 3D आकृति है, ठीक है। अब हम इन आकृतियों में कुछ और शब्द को आपको पहचानने होंगे, जैसे एक इसमें वक्र पृष्ठीय या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करता है। देखिए वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। तो अगर कोई 3D आकृति है, याद रखेंगे वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय 3D आकृतियों में ही मिलती है। तो अगर कोई 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, उन आकृतियों में अगर आप उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, सभी तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, मान लेते हैं यह एक बेलन है, देख लीजिए आप पाइप जैसा ये दिखा दे रहे है ना। यह एक बेलन की आकृति हम बना चुके हैं, इसे देखेंगे थोड़ा सा। अगर मान लिया कि ये बेलन है, इस बेलन में आप देख रहे हैं बिल्कुल ये 3D आकृति है, क्योंकि लंबाई की तरफ से इधर और चौड़ाई की तरफ से इधर है, और ऊंचाई ये रहा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मैंने ऊंचाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, ठीक। बस आप ये समझिए, लंबाई चौड़ाई तो अपने आप होगी। तो इस बेलन में अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करनी है, तो इस बेलन के ये जितने सारे दीवार दिख रहे हैं, दीवार केवल अगर मान लेते हैं इस बेलन को हम बीच से काट देते हैं, तो ये ऐसे दीवार निकल जाते हैं। तो इसी संपूर्ण दीवारवा का जो क्षेत्रफल आता है उसी को हम लोग वक्र पृष्ठीय कहते हैं। तो इस बेलन के लिए यही ना दीवार हुआ, जो हम ये बेलन है, तो अगर हम इसे हटाएंगे तो यही तो चारों तरफ से मुड़ के गया है, दीवार बना है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम समझ गए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख भी देते हैं कि किसी 3D आकृति, 3D आकृति के सभी दीवारों, केवल दीवार चाहिए, सभी दीवारों के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छी बात है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यदि आप किसी 3D आकृति के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में या उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल में उस 3D आकृति के आप ऊपरी छत और निचली पेंदी इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो वहीं आपकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाती है। जैसे इसको देखिए, अगर ये बेलन है तो इस बेलन के चारों दीवारों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके नीचे देखिए वृत्ताकार और ऊपर भी वृत्ताकार हिस्सा है, देख लीजिए इधर भी वृत्ताकार और इधर भी, इन दोनों वृत्ताकार को जोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय में, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो फिर लिख देते हैं ना कि किसी 3D आकृति के आप चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जो शेष भाग बच जाते हैं, जैसे पेंदी और क्या छत, इनका क्षेत्रफल जोड़ देने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होती है। या फिर क्या लिखते हैं कि किसी 3D आकृति के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं क्या शेष भाग है ना, चारों दीवारों को छोड़कर, चारों दीवारों के अलावे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का
क्षेत्रफल के योग को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर बेलन होगी तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ क्या है? इसके सभी दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इस छत को और इस पेंदी का क्षेत्रफल को आप जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको बात करते हैं अर्धगोला, तो ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोला में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, और संपूर्ण पृष्ठीय करना है तो इसको जोड़ देना है, बस संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। हाँ, इसमें केवल छत है, पेंदी नहीं है। पेंदी तो वक्र पृष्ठ में ही शामिल है, इसमें एक ही भाग है। तो इसी तरह से आपके शंकु में भी चेक करेंगे, अगर वक्र चाहिए तो सब दीवारवा का क्षेत्रफल निकालिए, और संपूर्ण करना है तो इस दीवार में इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल निकल जाएगी। इसी प्रकार से आप हाँ थोड़ा सा एक आधा आकृति आते हैं जिसमें वक्र पृष्ठीय नहीं होती है, जैसे गोला। गोला में आपको वक्र पृष्ठीय नहीं मिलेगी, इसमें जब मिलेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि इसके जैसा ना तो पेंदी है और नहीं छत है। छत पेंदी कुछ नहीं, इसमें गोला एकदम गेंद एक सीधा सीधा होती है, तो वो आपकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगी। तो आप इसको देख लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट कुछ क्या करते हैं ना कि कुछ सूत्र लिखते हैं इस लेसन के लिए। इस लेसन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। अच्छा, आपको पीछे सारे परिभाषाएं दे दिए गए हैं, इसमें थोड़ी सा आप आयतन की परिभाषा तो पढ़े होंगे, साइंस में सब में पढ़े होंगे कि आयतन क्या होती है, कि किसी आकृति जो 3D आकृति है उसके लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब उसके जो जितने क्षेत्र जितने जगह को घेरता है उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। बढ़िया। तो आयतन की परिभाषा कुछ खास नहीं है, हम थोड़ी सा आपको समझाएंगे लास्ट में कि आयतन और धारिता थोड़ा एक ही जैसे शब्द है, लेकिन थोड़ा सा इसका अर्थ भिन्न निकलती है। तो आयतन को एक बार फिर से लेकर आएंगे। सबसे पहले आप कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। ये आप बेलन देख रहे हैं, बेलन बेलन एक 3D आकृति है, केवल 3D आकृति के लिए बात करते हैं। याद रखेंगे 3D आकृति में हम लोग परिमाप का कोई जिक्र नहीं करते हैं, इसमें वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के लिए ही केवल बात की जाती है। तो देखिए बेलन जो है, उस बेलन में अगर इस बेलन की त्रिज्या r हो, आप इस तरह की पाइप देख रहे हैं, गोलाकार पाइप ना, ये बेलन होती है। अगर त्रिज्या इसकी r होगी और इसकी ऊंचाई h हो, ठीक, तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। ठीक है, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पर अभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर के वृत्ताकार हिस्सा और नीचे के वृत्ताकार हिस्सा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH, ठीक, इसमें ऊपर पाई r स्क्वायर और नीचे भी वृत्त जैसा ही है पाई r स्क्वायर, मैंने 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दीजिए। दोनों में से 2 पाई r कॉमन ले लेता है, और देखिए अगर इसमें से 2 पाई r निकाल देंगे तो एक r बचेगा, और इसमें से 2 पाई r निकाल देंगे तो h बचेगा। हालांकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r इंटू r प्लस h हम लोग पढ़ते हैं, पर क्या किया गया है कि इस तरह से निकाली भी जाती है। आगे देखेंगे आयतन, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, बढ़िया। अब शंकु के लिए बात कीजिए। ये शंकु है, इस तरह का आप लोग आकृति देखे होंगे, आपको बतेबे किए कि जन्मदिन के पार्टी में हो या फिर क्रिसमस डे पर जो टोपी लगाई जाती है वो बिल्कुल शंकु की आकृति की होती है। तो इस शंकु का निचला हिस्सा बिल्कुल वृत्ताकार होता है, तो इसकी त्रिज्या ये r अगर मान लेते हैं हो गई, इसकी ऊंचाई ये h हो गया, और इससे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, L से सूचित करते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई L बराबर भी सूत्र होता है √r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। ठीक है, चूंकि देखिए ना यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा और यह कर्ण, यह ऊंचाई और यह आधार, तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक तो है, उसी वाले सूत्र पर। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r L। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस वक्र में इस दीवारवा में नीचवा के वृत्तवा को जोड़ना होगा। तो पाई r L में आप जोड़ देंगे क्या, पाई r स्क्वायर।
तो देखिए पाई आर कॉमन निकल जाएगा दोनों में से। इसमें से पाई आर निकाल दिए, 2 आर था, 1 आर बच गया, और इसमें से पाई आर निकल गया तो एल बच गया। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो हम लोग ये सूत्र याद रखते हैं, ठीक है। पर आती कैसे यहाँ से, इसके आयतन, आयतन के लिए सूत्र होता है, देखिए यही वाला होता है, इसके ही वाला, खाली 1/3 लगा दी जाती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आते हैं घनाभ के लिए। तो घनाभ में आप ईंट की उदाहरण देखते हैं, ईंट घनाभ है, बॉक्सा भी घनाभ है, और ये ऊंचाई हो गया। तो इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इसका सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल का सूत्र है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ऐसे आप सूत्र लिखेंगे, एल बी बी एच और एच एल, और इंटू में 2 लगा देंगे। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इसके आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब क्या, एल बी एच, ठीक है। बीच में आप गुना भी दे सकते हैं, नहीं भी तो गुना का चिन्ह होगा तो गुना तो रहता ही है। अब घन के लिए बात करते हैं। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4, अगर इसकी भुजा ए है तो घन की सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और आयतन के लिए बात करते हैं तो इसका होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब, है ना। ये भुजा को माने हैं भाई, 6 गुना भुजा स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब गोला के लिए बात करते हैं। गोला गेंद आप समझ रहे हैं, इसकी तो त्रिज्या मान लिया कि आर होगी। तो गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो आयतन होती है, आयतन के लिए सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होती है। इसी तरह से अर्धगोला के लिए बात करते हैं। अर्धगोला में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चारों दीवारों का, इसका आधा होता है 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण निकालना है तो इस दीवार में इस वृत्ताकार ऊपरी वाला छत को जोड़ना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन होता है, इसका आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आपके इनका सारा का सारा सूत्र निकल गया। इतना आपको जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी छीनक के लिए, तो छीनक के लिए स्पेशल हम लोग लेकर आएंगे परिभाषा और सूत्र, और फिर उसे बनाने के लिए विधि। तो उसके लिए सूत्र उसका केवल नहीं लिखाया जा रहा है, बाकी सारा इसमें का सही सूत्र से पूरा लेसन काम चल जाएगा, एक छीनक को छोड़कर। अच्छा हाँ, आप सोच रहे होंगे सर इसको प्रूफ करा दीजिए, तो 9th क्लास में इसे सत्यापित कराया गया है कि कौन से सूत्र कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। एक बार फिर से 9th क्लास जाकर आप देखिए उस कॉपी को, और तब जाकर समझ में आएगा कैसे आप इसको याद कर लेंगे। बिना याद किए क्षेत्रमिति नहीं चलेगी आपसे। इसमें एक 2 शब्द हैं, आयतन और धारिता, दोनों सिमिलर शब्द हैं। थोड़ा सा इनमें हम लोग डिफरेंट करके, इसमें बहुत कम अंतर है, बहुत छोटी अंतर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझना जरूरी है इसके लिए। तो देखिए आयतन और धारिता क्या होती है। आयतन के लिए तो आप लोग परिभाषा पढ़े हैं कि अगर कोई वस्तु है 3D आकृति वाली, याद रखेंगे आयतन हमें हमेशा कोई त्रिविमीय आकृति वाली वस्तु होनी चाहिए। तो अगर कोई 3D आकृति वाली वस्तु है, वह जितनी जगह घेरती है, लंबाई की तरफ से भी, चौड़ाई की तरफ से भी और ऊंचाई की तरफ से भी, हम लोग उसका आयतन उसे बोलते हैं। जितना जगह घेरेगा उससे हम लोग उसका आयतन बोलते हैं। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग इसे देखते हैं, इसको देखिए तो ये जो है, ये वस्तु आपको बिल्कुल घन के आकार के हैं, घन या घनाभ जैसा बोलिए, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में थोड़ा डिफरेंट है, मान लेते हैं घन या घनाभ है। ये जितनी जगह घेरेगी, देखिए लंबाई की तरफ से इधर से भी इतना जगह घेर रहा है, इधर से भी, चौड़ाई की तरफ से भी इधर से भी, और ऊंचाई की तरफ से भी, ये जितना दूर में जगह घेरा हम लोग इसको आयतन बोलते हैं। अच्छी बात है। तो कोई 3D आकृति वाली वस्तु जितनी
जगह घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। अब थोड़ा धारिता को लेकर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं इस डिब्बे के लिए बात करते हैं तो इस जितना जगह घेरता है उसका आयतन होता है। और हाँ, अगर मान लेते हैं कि यह वस्तु इस डिब्बे में या इस घन में हम किसी दूसरे चीज को, जैसे मान लेते हैं ये खाली डिब्बा है, इसमें हवा भर सकते हैं, या हवा पहले से भरा हुआ है, तो इसमें जितना हवा रखने की इसकी क्षमता होती है वह इसकी धारिता कहलाती है। तो थोड़ा अंतर समझे क्या, इस वस्तु के 3D आकृति के जितने जगह घेरने की क्षमता होती है उतना उसकी आयतन कहलाती है। और कोई 3D वस्तु किसी दूसरी वस्तु को जितने धारण करने की उसमें क्षमता रखता है, वो किसी अन्य वस्तु के लिए धारण करने की जितना क्षमता रखता है वह उसकी आयतन कहलाती है। अगर मान लेते हैं इसमें हवा जो है वह 10 लीटर अट सकता है तो 10 लीटर इसकी धारिता होगी। ठीक है, जितना धारण करने की क्षमता रखेगा किसी दूसरी वस्तु को धारिता, और जितना खुद जगह घेरेगा वह उसका आयतन कहलाता है। अब अच्छा, गुब्बारा के लिए बात करते हैं। अगर कोई गुब्बारा है तो गुब्बारा वो जितना जगह घेरता है वह उसका आयतन हो गया, लेकिन गुब्बारे के अंदर जितना हवा अटेगी वह उसकी धारिता होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसी घर के लिए बात करते हैं, कोई घर है तो किसी मकान में के लिए जितना वह जगह घेर रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश, वो उसकी आयतन कहलाएगी। और उस रूम के अंदर जितने हवा आ सकते हैं या फिर कोई वस्तु रखने पर जितने वस्तु उसमें अट सकते हैं वे उसकी धारिता होगी। तो आयतन और धारिता लगभग सिमिलर शब्द हैं और दोनों में कोई खास अंतर भी नहीं है। अगर गुब्बारा के लिए बात कीजिए कि गुब्बारा कितना जगह घेरता है तो आयतन निकालेंगे गोला का सूत्र लगाकर। गुब्बारा है गोला की आकृति के 4/3πr³। और अगर पूछी जाए कि उसमें कितनी हवा अटेगी तो देखिए, हालांकि जितना जगह घेरता है उससे कुछ कम हवा अटेगी, क्योंकि इस गुब्बारे में अगर इतना जगह घेरता है तो हवा तो कुछ कम ही अटेगी क्योंकि दीवारवा को छोड़ रहे हैं। पर हम लोग जब मैथ बनाते हैं ना, हवा इतनी अटी और ये इतना जगह घेरा, लेकिन मैथ बनाते समय इस दीवार की मोटाई को नगण्य मान ली जाती है, 9 के बराबर मान ली जाती है। तो अगर इसकी आयतन निकालने के लिए कहे तब पर भी हम लोग 4/3πr³ ही करते हैं, और धारिता निकालने के लिए भी बात करें तो भी 4/3πr³ ही कहते हैं। तो धारिता और आयतन दोनों सिमिलर चीजें हैं, बट थोड़ी डिफरेंट है ना समझने के लिए। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दोनों का अर्थ एक ही लगाया जाता है। तो आज के बाद अगर आपसे आयतन या धारिता मैथमेटिक्स में पूछी जाए तो आप दोनों का एक ही अर्थ लेंगे, इसमें कोई डिफरेंट वाली बात नहीं होगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये आयतन और धारिता अलग अलग बिल्कुल नहीं है। हालांकि किताब में आपको दोनों अलग अलग करके देते रहेगा, कभी आयतन पूछेगा कभी धारिता पूछेगा, तो आप समझ सकते हैं अब आयतन और धारिता क्या है, पर सिमिलर चीज़ें हैं। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दोनों में कोई डिफरेंट नहीं समझेंगे और एक ही सूत्र से दोनों को निकालेंगे। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अध्याय 13 है उस अध्याय 13 के लिए बात करते हैं। अध्याय 13 में क्या किया गया है ना कि इसमें ठोस आकृति जो होते हैं उनके आपस में जोड़कर क्षेत्रफल और आयतन के लिए बात किया है। जी, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 9th क्लास का आपका क्लियर होगा क्षेत्रमिति, जो मेंसुरेशन है जो आपको क्लियर होगा क्षेत्रमिति और आयतन वाले दोनों, तो फिर आपको इस लेसन को बनाना मुश्किल नहीं पड़ेगा। पर बात ऐसी है कि उसमें क्या होता था कि उसमें सीधी सीधी आकृति देती थी, उसका आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता था, एक आकृति देती थी। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक से अधिक आकृतियों को एक में जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद में आपसे वो पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, जोड़ने के बाद या संपूर्ण हिस्सों का आयतन क्या होगा। एक आध एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि एक लट्टू के लिए बात करते हैं। लट्टू जैसे इस तरह की होगी आपकी, देख लीजिए इस प्रकार की, इसमें 2 आकृतियों को जोड़ा गया है और आपको पहचानना भी होगा कौन कौन सी आकृति है। पहली तो आपको देखने से पता चलेगा यह अर्धगोला है, ऊपर से नहीं अर्ध
गोला है और नीचे क्या है, शंकु है। चेक कीजिए ना, शंकु को उलट के रख दिया है और इसे भी ऐसे रख दिया है। तो ये दो आकृतियों को जोड़ दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण इस खिलौने का क्षेत्रफल दीजिए, है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालेंगे? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात की जाए तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अर्धगोला का वक्र लेना होगा। संपूर्ण नहीं ले सकते हैं क्योंकि लट्टू देखिए बीच वाला हिस्सा तो जुड़ा हुआ है लकड़ी से, बीच वाला हिस्सा थोड़े आपको निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और इसमें आपको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, किसको? इस शंकु के वक्र की संपूर्ण, इसमें भी वक्र जोड़ना होगा क्योंकि यह जो ऊपरी वाला हिस्सा है वृत्ताकार, वो तो अर्धगोला के कारण ढक चुका है, तो बीच में आएगा। जो क्षेत्रफल है वो तो ये ना होगा, ये ना चारों ओर से क्षेत्रफल होगा, तो फिर ये बीच वाला थोड़े होगा, बीच वाला आपको हिस्सा दिखिए नहीं रहा है क्योंकि तो बीच में ढका हुआ है। तो फिर आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल निकलते हैं, ठीक है। और दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो आएगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं हम आपको। इस खिलौने के बाद में हम एक बात करते हैं, एक बात करते हैं तंबू के लिए, तंबू, ठीक है। जैसे नीचे से ऐसे बेलनकार तंबू दिया गया है और तंबू समझ रहे हैं ना, और ऊपर से ये त्रिपाल से बना हुआ है, ऐसे ढक दिया गया है। अब बताइए इसमें क्या किया गया है कि नीचे त्रिपाल नहीं है, अगर केवल ये या त्रिपाल के दीवार बनाया गया है और इधर से भी त्रिपाल, इसमें दो दो आकृतियां हैं, एक नीचे से आपको बेलन दिख रहा होगा, ऊपर से शंकु। तो दो आकृतियों को जोड़ने के बाद में कहेगा कि त्रिपाल का कुल क्षेत्रफल बताइए, और नीचे लेकिन नहीं बिछाया गया है, तो आप क्या करेंगे बोलिए? इस बेलन के वक्र में शंकु के वक्र को जोड़ेंगे? नहीं, बेलन के वक्र में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसको जोड़ना पड़ेगा? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। यही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। बढ़िया। अब देख लीजिए, इसके बाद में एक और आपको आकृति दिखाते हैं। आप चित्र को काट काट कर निकालना सीख जाइए। उसमें देखिए कौन कौन से जोड़ा गया, इसमें चित्रों का संयोजन करके दिया है। 9th क्लास में एक और बेलन को अलग कर दिया था, शंकु को अलग, गोला को अलग, अर्धगोला को अलग, और कर करके पूछ रहा था। अब देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे एक कंटेनर देखे होंगे तेल वाला या गैस वाला, नहीं होता है गाड़ी पर जिसमें गैस ले आते हैं, कंटेनर ऐसे बना होता है, ऐसे लो। अब पूछा जाए कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कंटेनर का, तो आप कैसे निकाल पाएंगे बोलिए? इसमें चित्र में देखिए क्या क्या मिला हुआ है। आप यहाँ से इसको काटिए, यहाँ से, तो पता चलेगा कि यह जो है आपका अर्धगोला है, नहीं क्या? चेक कीजिए ना, इसको भी देखिए, ये भी आपका अर्धगोला है, काट के निकालेंगे तो, ठीक है। और यह एक बेलन है, बीच वाला हिस्सा। तो अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? इन दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल, वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर वाला ये वाला हिस्सा थोड़े है, बाहर से जो दिख रहा है वही हिस्सा का क्षेत्रफल का लिए बात करना है। तो इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको जोड़ना होगा, तब जाकर निकलेगी। तो क्या करेंगे कि 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल, ऐसे करेंगे, अर्धगोला का वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या जोड़ेंगे इसमें? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब जाकर आपका आएगा। तो आप चित्रों का संयोजन समझ चुके हैं कि किस तरह से चित्र एक दूसरे में जोड़ी जाती है और जोड़ने के बाद में उसका कैसे उसका क्षेत्रफल निकाली जाती है।
तो बस आपका जो ये लेसन होगा इसी पर बेस्ड होगा, इसी पर आधारित होगी और इसको लेकर के आपको बनाना है। एक और थोड़ी सा चीज आपको बता देते हैं, है ना, समझने वाली चीजें हैं कि अगर कोई 3D आकृति है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई 3D आकृति है तो उस 3D आकृति में आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करना, जैसे इस आकृति की एक बार फिर से बात करते हैं, अगर ये 3D आकृति है, इस पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करनी है, मतलब इसके जितने सारे पृष्ठ हैं, पृष्ठ माने सतह, इधर से इस साइड से आगे से और पीछे से, ये सब जितने जगह घेरेंगे, ये सब जितने जगह घेरेंगे, ये सब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी। ठीक है। हाँ, अब अगर सोचिए, अगर हम क्या करते हैं, इस पर कोई अर्धगोला रख देते हैं, हम क्या करते हैं, इस पर कोई अर्धगोला या कोई दूसरे 3D आकृति रख देते हैं, तो क्या होगी, इसके क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा सा चेक कीजिएगा। अगर इस तरह का है, हम क्या करते हैं कि इस पर यहाँ एक अर्धगोला रखते हैं, एक अर्धगोला रख दिए यहाँ पर। अब बोलिए, अब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया या घट गया? इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से जगह, इधर से सब पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ठीक है। अब यहाँ पर जो इतना दूर में वृत्ताकार जगह घिर रहा था, यहाँ पर जो ये वृत्ताकार जगह घेर लिया है ये अर्धगोला, अब क्या किया गया है कि ये भी तो क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसमें जुड़ गया तो ये सारा का सारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कुल, तो इस पूरे घन का क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल में इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। और हाँ, हई हतनवा जो जगहिया घेर लिया इतना दूर घट गया है, तो इसको घटाएंगे, क्योंकि ये तो अर्धगोलवा जाके उस पर घट गया है सटकर। तो इस तरह से किसी 3D आकृति पर कोई दूसरी 3D आकृति आकर जुड़ जाती है इस तरह से, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और दोनों को जोड़ देते हैं क्षेत्रफल को, और याद रखेंगे जहां पर सटेगा उस सटे हुए भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इस तरह का है, अब हम इसमें से क्या करते हैं, तबरी बार एक अर्धगोला जोड़े थे, अब की बार एक अर्धगोला बीच में इसमें से काट देते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अगर अंदर की तरफ काट देंगे, इसको धंसा देंगे अंदर की तरफ, तो बोलिए क्षेत्रफल क्या होगी? आपको लग रहा है कि घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी भाई? क्योंकि क्षेत्रफल घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। अब सोचिए, अगर इसमें अर्धगोला धंसा दिए हैं तो आपको इसका कुल क्षेत्रफल इस सब भाग का तो मिलबे किया, और अंदर वो कुछ जगह बच गया, क्षेत्रफल अंदर भी है ना, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर किसी 3D आकृति में कोई दूसरी आकृति को ऊपर से 3D को जोड़ दिया जाए या काट के निकाल दिया जाए बीच में से, तो क्षेत्रफल दोनों स्थिति में बढ़ेगा। और हाँ, आयतन के लिए बात करते हैं, तो अगर आप 3D आकृति को कोई दो आकृति सटा देंगे तो आयतन बढ़ेगा, और काट के निकाल देंगे तो आयतन घटेगा। आयतन में ठीक चलेगा आपके सोच के हिसाब से, लेकिन क्षेत्रफल थोड़ा सा उल्टा आप हो रही है। उल्टा बिल्कुल नहीं हो रही, आप समझेंगे तो पता चल जा रहा है। अगर काटेंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, और इस पर कोई दूसरा चीज रखेंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ गए। अब आप लेसन बना सकते हैं।